Hello and welcome to another video lecture. And the topic of this video lecture is microscopes. देखो भाई, नैनो साइंस और एंड्रोकोलॉजी में जो ये सीरीज़ हमारे पास है, इसमें माइक्रोस्कोप जो हमें पढ़ने हैं वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप और इसके अलावा और जो तरह के करेक्टराइजेशन के टूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले हमें ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप को समझना होगा। और जनरली हम ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे मैग्नीफिकेशन होता है, लार्ज इमेज हम पाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन को अगर हमें समझना है तो हम अपने आँख की जो वर्किंग है उसको ज़रा समझ लें। देखिए, हमारी आँख एक बहुत बेहतरीन ऑप्टिकल डिवाइस है और इस ऑप्टिकल डिवाइस में जो सबसे ख़ास बात होती है वो ये है कि इसकी अपनी एक नियरेस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब अगर हम अपनी आँख से किसी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित दूरी पर रखते हैं तभी हम उसको सबसे अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा पास हमारी आँख के होता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है। सो अब अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें या हम इस बारे में बात करें कि हम कैसे देख पाते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आँखों पर जो एंगल सब्टेंड करता है उस एंगल के ही हिसाब से हम उसका मैग्नीफिकेशन समझते हैं, या कह लीजिए उस एंगल के हिसाब से ही हमारी आँख पे रेटिना पर बनने वाली इमेज डिपेंड करती है। ओके, सो अभी आप इस डायग्राम को देख रहे हो, तो अगर हम आँख को देखें तो आँख की जो स्ट्रक्चर है उसके पिछले हिस्से में एक पोजीशन होती है, इसको हम रेटिना कहते हैं। तो अगर हमने कहा h0 हाइट का एक ऑब्जेक्ट है तो उसने जो एंगल वहाँ पर सब्टेंड किया वो है θ1। सो हमारा जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज का बिहेवियर होगा वो डिपेंड करेगा उस θ1 पर, दैट इज़ द एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। और हमारा ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम किसी तरह से इस एंगल को इंक्रीज कर ले जाएँ तो उस हिसाब से हमारे रेटिना पर बनने वाली इमेज भी प्रभावित होगी। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो लिमिटेशन है। तो हमें ऑब्जेक्ट तो उसी हाइट का है जिस हाइट जो हमारी लिमिटेशन है। बट नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हम चाहते हैं कि हम थीटा को इंक्रीज़ कर ले जाएं। तो θ1 को इंक्रीज़ करेंगे तो हम मैग्नीफिकेशन कर ले जाएंगे। अच्छा, ऐसा करने का एक तरीका क्या है? ऐसा करने का एक जो तरीका हमारे पास है वो है कि हम लेंसेज का इस्तेमाल करें। एक कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस को अपनी आँखों के सामने रखते हैं तो हम अब क्या कर पा रहे होंगे कि हम मैग्नीफिकेशन को और इम्प्रूव कर ले जाएंगे, जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमारे रेटिना पर वो और ज़्यादा बड़ी बनेगी और हमें वो ऑब्जेक्ट लार्ज दिखाई पड़ेगा। चलिए, अब हम एक लेंस को यूज करते हैं और मान लीजिए हमने लेंस से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा। अच्छा, यहाँ पर अब हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि जो पॉइंट ब्लू पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा वो जो आँख का नियरेस्ट डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर जो हमने माना था। अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा लेंस के और देखा कि उस आँख से और देखने पर हमने देखा कि वहाँ पर θ2 एंगल है जो सब्टेंड कर रहा है। सो अगर हम इसी रे डायग्राम को आगे एक्सटेंड करें, इसको कंप्लीट करें, तो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ अ लेंस, अ नॉर्मल लेंस, हम एक लार्जर इमेज देखते हैं। चलिए, अगर यहाँ लेंस फार्मूला लगाया जाए तो मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को उस लेंस के फोकस पर रखा है। ये जो f डिस्टेंस है वो फोकस है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से उसको u मान रहे हैं और जो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम v मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास f पे, u पर और v के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि सब अलॉन्ग द लेंथ है, हाइट के हिसाब से है, नाउ वी कैन डिफाइन अ लेटरल मैग्नीफिकेशन। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जिसको कि लेटरल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ये जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u होता है। दिस इज़ द लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मतलब अलॉन्ग द, जो हम देख रहे हैं एक्सिस के अलॉन्ग जो है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने कहा कि v इनफाइनाइट है, यानी हमारा इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि क्या मैग्नीफिकेशन इनफाइनाइट हो जाएगा? और भी कई सवाल है, कैसे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इनफाइनाइट हाइट डिस्टेंस पर इस इमेज को। तो एक बेटर हमारे पास इसका आइडिया है कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिफाइन किया जाए।
बजाय लेटरल मैग्नीफिकेशन के हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करना है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल M से, और यहाँ पर हम इसको दिखा रहे हैं θ2 बाई θ1। θ2 वो एंगल सबस्टेंस जो आंखों पर बन रहा है, जो हमने लेंस लगाया, और θ1 वो एंगल है जो हमारे पास लेंस नहीं था। मान लें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डिस्टेंस एक पे है, लेकिन हमारे लिए θ2 अपॉन θ1 जो होगा दैट इज़ द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब जो दो फिगर है हमारे पास उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ताकि θ2 अपॉन θ1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो tan θ1 जो होगा वो हो जाएगा h0 अपॉन d नियर, जो डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर थोड़ी देर के लिए कहें थीटा स्मॉल है, हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल था, तो थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा भी θ1 के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमें मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। जब थीटा स्मॉल हो जाता है तो साइन की सीरीज अगर आप एक्सपेंड करोगे तो पहला टर्म सर्वाइव करेगा जो कि थीटा है, और कॉस का पहला टर्म सर्वाइव करेगा जो कि 1 है। तो सिंपली tan थीटा θ1 के बराबर होगा अगर θ1 छोटा है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई θ1 की h0 अपॉन d नियर जो डिस्टेंस है। दूसरा जो फिगर है उसके लिए अगर हम θ2 को बनाना चाहेंगे तो tan θ2 जो होगा वो हो जाएगा h0 अपॉन f, फोकल डिस्टेंस पर अगर रखा गया है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि ये फोकल डिस्टेंस पर रखा गया है, f पर फर्स्ट फोकस पर है। सो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो θ2 जो है वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, तो tan θ2 h0 बाई f हो जाएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन मानेंगे, मान लो θ2 स्मॉल है, तो ऐसी कंडीशन में θ2 की वैल्यू जो होगी वो होगी h0 बाई f। हमारे पास दो θ1 और θ2 की वैल्यू आ गई है। इन दोनों को हम अपने कैपिटल M एंगुलर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में रखेंगे। जैसे आप वहाँ पर इसको रखोगे तो कैपिटल M जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी θ2 बाई θ1 है। तो ये हो जाएगा θ2 की वैल्यू, अगर θ2 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो आप लिख सकते हो h0 बाई f, और नीचे जो θ1 की वैल्यू रखोगे पलट जाएगा d नियर अपॉन h0। तो हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है वो हो गया नियरेस्ट डिस्टेंस d अपॉन f। इस फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि f एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ होने वाला है, यानी जो हम लेंस ले रहे हैं उसकी जो फोकल लेंथ है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब f की वैल्यू जो होती है अगर लेंस मेकर फार्मूला से देखा जाए तो f की वैल्यू कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो लेंस मेकर फार्मूला बताता है कि वो जो आप लेंस ले रहे हो उसका जो कांच है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जो ग्लास का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है उसको चेंज करना। आप अलग अलग तरह के मटेरियल इस्तेमाल करो कांच में। दूसरा जो फैक्टर है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर है, आप मोटे पतले लेंसेज का इस्तेमाल करोगे। एक और इसका तरीका है लेंस मेकर फार्मूला के अलावा फोकल लेंथ को चेंज करने का, मैनेज करने का, और उसको न्यूटन्स फार्मूला हम उसको कह सकते हैं। जिन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास कई सारे लेंस हैं और उन लेंसेज को हम एक के बाद एक अरेंज करें, एक कंपाउंड अरेंजमेंट बनाएं, तो अगर हमारे पास लेंसेज का एक कंपाउंड अरेंजमेंट है तो उस पूरे कलेक्शन का जो फोकल लेंथ होगा उसको एक फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम न्यूटन्स फार्मूला कह सकते हैं। तो और जो हम लोग पढ़ते आए हैं 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 जो थिन लेंस फार्मूला है उसी का एक ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो क्या कहता है कि हमारे पास दो लेंसेज हैं f1 और f2 और उनके बीच में सेपरेशन x है, तो ये जो दो लेंस का कंबाइन सिस्टम बना है, इस कंबाइन सिस्टम की जो ओवरऑल फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन ft। ft इज द टोटल फोकल लेंथ ऑफ दिस होल सिस्टम, that is 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus x upon f1 f2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आप x को चेंज करके, दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच की डिस्टेंस को चेंज करके, एडजस्ट करके आप ओवरऑल इस कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ कंट्रोल कर सकते हो। और ऊपर फार्मूले में एंगुलर मैग्नीफिकेशन में देखा है हमने, अगर हम f को कंट्रोल कर ले तो उसी हिसाब से हम जो उसकी मैग्नीफिकेशन है उसको भी इम्प्रूव कर ले जाएंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इस्तेमाल होते हैं उसको हम एक तरह से इनफाइनाइट फोकस सिस्टम कहते हैं। तो इनफाइनाइट फोकस सिस्टम एक तरह का ऑप्शन है हमारे पास जहाँ हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो लेंस हैं f1, एक लेंस है जिसको हम f1 फोकल लेंथ का मान रहे हैं,
और एक दूसरा लेंस है जिसको हम f2 फोकल लेंथ का मान रहे हैं। उनको इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट जा रही है वो पहले लेंस को पार करती है, फिर दूसरे लेंस की वजह से किसी पॉइंट पर फोकस होती है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेन है जहाँ हमें इमेज बनानी है वो टॉप पर है, और जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है इसकी स्टडी करनी है वो बॉटम पर है। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं इनके लिए हम एक मैग्नीफिकेशन फैक्टर और भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि f2/f1 जैसा होता है। मतलब इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन मेथड जिसमें हम f1 f2 को एडजस्ट करके इनकी वैल्यूज़ को एक ऑप्टिमाइज़ करके एक बेहतर हाईएस्ट पॉइंट का मैग्नीफिकेशन चुन सकते हैं। तो जो हमारा बेसिक माइक्रोस्कोप है वो यही सिस्टम है जहाँ हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जहाँ हम नंबर ऑफ फोकल लेंथ वाले लेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि और इसके आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, हम इसमें और क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स आप कह लो या इम्पॉर्टेंट टर्म्स कह लो, उनको समझना होगा। जैसे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म आता है खासतौर पर जो माइक्रोस्कोपी की स्टडी जब हम करते हैं, दैट इज़ द न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होती है? तो न्यूमेरिकल अपर्चर को अगर हम सीधे शब्दों में समझना चाहें तो न्यूमेरिकल अपर्चर लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी होती है। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप है, जो लेंस सिस्टम बना है, वो कितना लाइट कलेक्ट कर रहा है उसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये माइक्रोस्कोप का फ्रंट पोर्शन है जहाँ एक लेंस लगा है और एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उस पर लाइट गिर रही है। तो जब लाइट उस पर गिर रही है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज का है, तो जब भी लाइट गिरेगी तो लाइट ऐसा नहीं है कि सीधे चली जाएगी, वो डिफ्रैक्ट होगी अलग अलग डायरेक्शन में। अब आप देखो यहाँ पर जो हमारा लेंस है उस लेंस की अपनी रेंज है। तो ये जो रे हम जिस पे क्रॉस बना रहे हैं ये लेंस के अंदर नहीं जा रही, यानी ये माइक्रोस्कोप में एंटर नहीं कर रही, तो इसलिए कोई यूज नहीं है। जो इमेज बनेगी भी ऑब्जेक्ट की उनमें केवल यही जो कोन में है, जो ये कोन बन रहा है ब्लू कलर की लाइनों का, इसके अंदर जितनी लाइटें जाएंगी वो सब इमेज बनाने में अपना सहयोग करेंगी। लेकिन जो बाहर की ये लाइनें हैं इनका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला इमेज के फॉर्मेशन में। अब आप सोचिए कि जितनी ज़्यादा लाइनें कलेक्ट हो जाएंगी उतना बेहतर इमेज बने, क्योंकि ये जो लाइनें यूज में नहीं है इनके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बेकार चली गई। अब जो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ n टाइम साइन थीटा। n क्या होता है? n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ आपने रखा है सैंपल और जहाँ आपका लेंस रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और थीटा कहाँ है? थीटा आप इस डायग्राम में आप देख रहे हो, अगर वर्टिकल लाइन लिखें तो वो जो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जहाँ की लाइटें माइक्रोस्कोप द्वारा एक्सेप्ट हो रही है उसका जो एंगल बन रहा है थीटा, वहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। ओके, सो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर इज n टाइम साइन थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक एंगल। अब एक और प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ते हैं जिसे नाम दिया जाता है डिफ्रैक्शन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? सिंपल सी थ्योरी जो हम लोगों ने एलिमेंट्री लेवल में पढ़ी है डिफ्रैक्शन के बारे में, कि डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ अ शार्प ऑब्स्टेकल। एक कोई ऑब्स्टेकल है, कोई अवरोध, इसके किनारे शार्प हैं, तो जब उससे कोई बेंड हो जाती है लाइट तो उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। पर हमारा सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय शार्प? किसको आप शार्प कहोगे? फिजिक्स के लिहाज से किस डिस्टेंस को शार्प कहा जाएगा? तो जो मैथमेटिकल कंडीशन है डिफ्रैक्शन की, जो शार्पनेस को दिखाती है, वो बताती है कि जैसे मान लो आपके पास एक ऑब्स्टेकल है, सपोज हमने एक सिंपल सा ऑब्स्टेकल ले लिया और इस ऑब्स्टेकल की डायमेंशन है और इसके ऊपर एक लैम्डा वेवलेंथ की रे गिरती है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो डी माना, जो वेवलेंथ लैम्डा है वो लैम्डा है। तो अगर लैम्डा और डी लगभग सेम ऑर्डर के हैं तो हम इस ऑब्स्टेकल को इस वेव के कंपैरिजन में शार्प कहेंगे। तो शार्प का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर जो वेवलेंथ आप फेंक रहे हो, भेज रहे हो ऑब्स्टेकल की तरफ, उसकी डायमेंशन एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻⁻10 मीटर में है, वो और जो ऑब्स्टेकल है उसकी डायमेंशन अगर लगभग सेम है तो इसको हम शार्प ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ऐसी कंडीशन में हम मैक्सिमम बेंडिंग देखेंगे। हाँ ठीक है, बेंडिंग मैक्सिमम होगी यानी कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको लाइट को बेंड कराना है, डिफ्रैक्ट कराना है, तो जितना आप छोटे साइज के ऑब्जेक्ट लोगे और लॉन्गर वेवलेंथ या विजिबल वेवलेंथ की रे लोगे तो आप डिफ्रैक्शन को मैक्सिमम होता हुआ देखोगे।